प्रिय साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान सुपर 2020 क्वेश्चन सीरीज़। ये क्वेश्चन सीरीज़ व्याख्यात्मक रूप से होगी, जो कि यूपीपीएससी प्री 2020, आरओएआरओ और आईएएस प्री 2020 के लिए समानता लाभदायक होगी। तो आप सभी का ऑनलाइन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइए। तो हम शुरू करते हैं अपनी ये 2020 सुपर क्वेश्चन सीरीज़। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त समिति की सिफारिश यानी सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के प्रशासक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसमें केवल एक सही है, यानी गुप्त यानी सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। केवल पहला सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया, जबकि यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष कर दिया गया। देखिए कितने माइन्यूट, बहुत ही बेसिक अंतर जो है दे करके प्रश्न पूछा जा सकता है। और तीसरा कथन था, बंगाल के प्रशासक को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, जबकि 1873 के चार्टर एक्ट द्वारा उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जबकि प्रश्न में था बंगाल के प्रशासक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, 1773 के एक्ट में नहीं बनाया गया बल्कि 1833 के एक्ट में बनाया गया। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, कंपनी के शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए 20-20 वर्षों के अंतराल में कितने चार्टर एक्ट जारी किए। 20-20 वर्षों के अंतराल पर 4 चार्टर एक्ट जारी किए। 4 चार्टर एक्ट कौन कौन से हैं? चार्टर एक्ट जो है 1793 का, 1813 का, 1933 का और 1853 का। तो ये 4 चार्टर एक्ट जो है जारी किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र शीर्षक से पहला वैधानिक दस्तावेज किस एक्ट द्वारा प्रस्तुत किया। तो ये इसका प्रश्न होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों को सरकार की एक 6 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड को सौंप दिया था। तो प्रश्न था, कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन शीर्षक से पहला वैधानिक दस्तावेज जारी किया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिशकालीन संवैधानिक अधिनियमों पर विचार कीजिए। 1793 के चार्टर एक्ट में निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाता है, के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। 1833 के चार्टर में भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो इसमें हम देखते हैं ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आइए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 1793 के चार्टर एक्ट में निदेशक मंडल के सदस्यों को नहीं बल्कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। और प्रश्न में क्या कह रहा है, निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल में वे लोग आते थे जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे, और कंपनी के डायरेक्टर्स अगर हैं तो उनको वेतन सरकार क्यों देगी भाई, वो तो कंपनी अपने मुनाफे में काम करेगी। तो इसलिए जो नियंत्रक मंडल थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग थे, उनका वेतन देने का प्रावधान किया गया था इस एक्ट के तहत। और इसमें 1833 नहीं बल्कि 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया, और प्रश्न में 1833 कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया।
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो ये 1813 के चार्टर और 1833 के चार्टर एक्ट में, यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट जो था, इसके तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रश्न का उत्तर देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 3 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य मैकाले को शामिल किया गया। तो ये एक आंशिक सदस्य था, इसे आंशिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसको मतदान का अधिकार नहीं था, बल्कि 1853 के एक्ट में इसे पूर्ण सदस्य बनाया गया। 1833 के एक्ट में तो इस विधि सदस्य के रूप में सबसे पहली बार शामिल किया गया और 20 वर्ष बाद 1853 के एक्ट में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां। किस अधिनियम की धारा 87 के तहत भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में आंशिक हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई? यानी सबसे पहले प्रशासन में, यहाँ पर प्रश्न समझना है, प्रशासन की बात कर रहा है, प्रशासन की बात कर रहा है, गवर्नमेंट के शासन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों को आंशिक भागीदारी सुनिश्चित की गई चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 में कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। इसमें जो है धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। यानी अब रंग की बात हो गई तो यहाँ पर गोरों के अलावा अपेक्षा भारतीय जो श्याम रंग वर्ण के थे उनको भी शामिल किया जा सकता था। जन्म स्थान यानी इंग्लैंड का ही जन्माना हो, कहीं का भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, मूल वंश का हो सकता है। तो इससे एक आंशिक रूप से पता चलता है कि सरकारी पदों पर चयन जो है करने का प्रावधान किया गया था किसी भी व्यक्ति को। नेक्स्ट, अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करने का है 7वां प्रश्न। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन प्रारंभ किया गया। भारत परिषद की स्थापना की गई। उत्तर निरंकुशता यानी सहयोग की नीति की संज्ञा कौन से एक्ट को दी गई? तो इसमें दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 यानी कि पहले का दूसरा हो गया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, तो ये 1853 का चार्टर एक्ट। और भारत परिषद की स्थापना की गई 1858 का भारत सरकार अधिनियम। और उदार निरंकुशता यानी सहयोग की नीति 1861 की भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। दास प्रथा विधि विरुद्ध घोषित की गई थी 1833 के एक्ट द्वारा तथा 1843 में इसे समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को 1843 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन विधि विरुद्ध 1833 के एक्ट में घोषित किया गया। निदेशक मंडल यानी कि निदेशक मंडल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया, जिसकी सहायता से 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। 8वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारतीय मामलों को देखने के लिए गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 में भारत सचिव का पद सृजित किया गया। इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड स्टैनली था। भारत सचिव के पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड स्टैनली था। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले कौन था? 1834 में गठित 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था। ये प्रथम विधि आयोग का ये अध्यक्ष था 1834 में। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। और लॉर्ड स्टैनली जो है ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री था ये उस समय। और जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 संसद में प्रस्तुत किया था इसने इस अधिनियम का, और पहला भारत सचिव बनाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार इसे प्रदान किया गया था 1786 के अधिनियम द्वारा। और इसे गवर्नर जनरल के प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्राप्त की गई थी 1786 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम 9वां। किस अधिनियम द्वारा भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार मिला? तो बहस का अधिकार जो मिला वो किस अधिनियम पे? तो ये अधिनियम 1892
यानी बी वाला सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1833 के एक्ट में एक केंद्रीय बजट की व्यवस्था हुई। सबसे पहले केंद्रीय बजट की व्यवस्था 1833 के एक्ट में की गई। 1892 के एक्ट में भारतीय सदस्य को बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। 1909 के अधिनियम में बहस करने के साथ साथ मतदान करने और पूरक प्रश्न यानी काउंटर क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार मिला। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। निर्वाचक मंडल में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कौन था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक यानी सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसने शुरू किया था? तो ये थे लॉर्ड मिंटो महोदय थे, यानी सी वाला सही होगा। इसकी कहानी हम देखते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मिंटो द्वारा सर्वप्रथम 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। फिर इसके बाद में चेम्सफोर्ड ने यानी 1919 का जो चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें विस्तार दे करके सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को तथा यूरोपियों को शामिल किया गया। बाद में जो है ब्रिटिश पीएम मैकडोनल्ड ने इसका विस्तार करते हुए इसमें दलितों को भी शामिल कर लिया गया, जो कि कम्युनल अवार्ड के रूप में जाना गया। 11वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया? तो सबसे पहले किसको शामिल किया गया? कौन से उसमें किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा सबसे पहले शामिल किया गया, यानी इसका बी वाला सही होगा। व्याख्या देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा दो भारतीयों को, कौन कौन से थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, इनको, जो कि ये भारत परिषद अधिनियम जो है भारत परिषद इंग्लैंड में स्थित है, इसमें शामिल किया था केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को, और एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था, तो 1909 के अधिनियम द्वारा। 12वां प्रश्न है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी विशेषताएं हैं? 1919 की भारत शासन अधिनियम की कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये हम देखते हैं। केंद्र में द्वैध सदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया। ये सभी सही हैं, यानी यहाँ पर केंद्रों में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, यानी जो है उच्च सदन और निम्न सदन। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, जो 1833 में एक बजट का प्रावधान किया गया था, केंद्र में बजट का प्रावधान किया गया था 1833 के एक्ट द्वारा, जिसे 1919 के अधिनियम में राज्य बजट से पृथक कर दिया गया, तो इसलिए डी सही है। 13वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया? अब इसमें महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था सबसे पहले, तो ये कौन सा अधिनियम है, कौन सा एक्ट है? तो ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रथम बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, और इसमें महिलाओं को भी अधिकार का जो है मताधिकार दिया गया। तो व्याख्या देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ। 1919 अधिनियम में सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ, और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इससे पूर्व मताधिकार सिर्फ जो है करदाताओं को था, संपत्ति जिसके पास थी उन्हें था, और शिक्षित व्यक्तियों को था, सिर्फ सीमित मताधिकार था इसके पहले। 14वां प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा कर दिया गया? तो इसे कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सी। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या नहीं है, खैर वो इतना ही है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है। भारत शासन अधिनियम 1935 के निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। एक, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई क्योंकि देशी रियासतें इसमें शामिल हुई थीं। 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई क्योंकि देशी रियासतें इसमें शामिल हुईं। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उसे केंद्र में लागू किया गया। केंद्र से द्वैध शासन समाप्त कर उसे प्रांतों में लागू किया। अब देखिए 2 और 3 इन दोनों में तो एक ही सही होगा। अब ये पता होना चाहिए कि प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया, या केंद्र में पहले द्वैध शासन था उसको समाप्त करके प्रांतों में लागू किया गया। तो यहाँ पर जो है पहला वाला तो एकदम नहीं होगा। एक, अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई थी क्योंकि देशी रियासतें जो है शामिल ही नहीं हुई थी उसमें।
प्रावधान तो किया गया था अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का, लेकिन देशी रियासत उसमें शामिल नहीं हुई थी, तो पहला तो कट गया, तो ये तो होगा नहीं। और केंद्र में द्वैध शासन समाप्त कर उसे प्रांतों में लागू किया गया था, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था और उसे समाप्त करके अब जो है प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। तो यानी कि दूसरा केवल 2 सही है, यानी ए वाला सही होगा। तो इसका व्याख्या देखते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था, जिसे 11 ब्रिटिश इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरियाँ तो शामिल हो गई थी, लेकिन देशी रियासतें शामिल नहीं हुई थी। 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, 1919 के एक्ट में, जिसे 1935 के एक्ट में समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया। 16वां प्रश्न लोग देखेंगे। 16वां प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ? तो ये कौन से महोदय थे? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। लिनलिथगो के अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था। इसकी व्याख्या देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि लॉर्ड लिनलिथगो, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, ये इनके प्रस्तावों पर विचार हेतु लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। ये तो इनके बारे में था। और सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 में लाया गया था, ये सर अरुंडेल समिति की सिफारिशों की रिपोर्ट पर आधारित थी। और वेलिंगटन भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत के क्या थे? वायसराय थे, वेलिंगटन। तो ये हो गया हमारा 16वां प्रश्न। अब 17वां प्रश्न लोग देखेंगे। 17वां प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने। 18वां प्रश्न लोग देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत शासन अधिनियम के 1919 अधिनियम के इस अधिनियम ने प्रांतों में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इस भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला वाला तो नहीं होगा, दूसरा वाला सही है, तो इसमें केवल 2 सही होगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। केंद्र में लोक सेवा 1919 के अधिनियम में केंद्र में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, ना कि राज्यों में। और 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर इसका गठन भी हुआ केंद्र में। लेकिन प्रांतों में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 1935 के अधिनियम में था। 1935 के अधिनियम में था। और 1919 के अधिनियम में CAG यानी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान था। ये तो इसलिए दूसरा सही था, पहला गलत था। 19वां प्रश्न देखते हैं, सेकंड लास्ट। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कई प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई, परंतु लगभग 28 माह तक शासन में रहने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कितने प्रांतों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया? ठीक है, तो ये दिया था 6 प्रांतों से, 8 प्रांतों से, सी वाला होगा, 8 प्रांतों से दिया था। देखते हैं व्याख्या हम लोग। 1937 के प्रांतीय चुनाव में 11 प्रांतों में से कांग्रेस ने 6 प्रांतों में बहुमत से तथा 2 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनाई थी। यानी 6 प्रांतों में, यानी 5 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत से, लेकिन बॉम्बे ऐसा था जिसमें बहुमत के नज़दीक थी, तो वहाँ भी सरकार बहुमत से बनाई थी। परंतु 2 कारणों से 28 माह पश्चात 19 अक्टूबर 1939 में सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया गया प्रांतीय मंत्रिमंडलों से। कारण क्या था? कांग्रेस की सहमति के बिना भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। कांग्रेस से सहमति नहीं ली गई थी। दूसरा कारण था, कांग्रेस द्वारा युद्ध के उपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई थी। कांग्रेस ने युद्ध के बाद कहा था कि भारत को स्वतंत्र कर देना अंग्रेजों, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना था, तो इसीलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो इसे लीग ने, जो लीग था, इस त्यागपत्र को लेकर के अम्बेडकर जी के साथ उसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया था। लास्ट प्रश्न लोग देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। इसमें से कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना की गई?
कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में? तो ये 6 प्रांतों में द्विसदनीय जो है विधानसभा स्थापित की गई। ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं व्याख्या में। 6 प्रांत हैं जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास। ठीक है साथियों, धन्यवाद। अगली कड़ी लेकर 2020 सुपर 2020 बहुत जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक मस्त रहिए।